कि जब हम पैदा होते हैं तो क्या सबका दिमाग एक तरीके से होता है, एक तरह के उसमें न्यूरॉन्स होते हैं? तो हमारे जीन्स कैसे हैं, उन जीन्स ने हमारे ब्रेन के प्रोटीन्स की चैनल्स की डेवलपमेंट कैसी की, हम किस एनवायरनमेंट में ग्रो किए, उस एनवायरनमेंट ने हमें क्या चीज सिखाई। तो क्या बिलीफ सिस्टम बनने के लिए कोई सर्टेन एज है? हमें जानकर हैरानी होगी कि जो ब्रेन है हाईएस्ट पहले 5 साल में ग्रो करता है। अगर मैं एक डॉक्टर से पूछूं कि सबकॉन्शियस माइंड है भी एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है, तो उस पर आपका क्या टेक है? तो मेरा जो कॉन्शियस माइंड है उसमें मेरे इमीडिएट रिट्रीवल के लिए डेटा है बहुत सारा। मैंने इतने सारे जो एक्सपीरियंसेस इकट्ठे किए उसमें से वो मेरे ब्रेन के न्यूरॉन्स में कहीं कहीं वो डेटा स्टोर है। तो वो जो डेटा है वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड बना। ब्रेन फॉग है क्या? कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि मेरा ब्रेन क्लाउड में है। तो पीनियल ग्लैंड एग्जैक्टली है क्या और इसे थर्ड आई क्यों बोलते हैं? इट इज कॉल्ड आई बिकॉज इट इज रिस्पॉन्डिंग टू लाइट। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करता है उसे मेलाटोनिन बोलते हैं, स्लीप हार्मोन। तो अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो सपने हैं क्या? सबसे इंटरेस्टिंग चीज है बेंजीन नाम का एक मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर की गोले को सपने में दिखाई दिया था। 6 सांप ऐसे लिपटे हुए थे, राइट? अगर एक इंसान मेडिटेशन करना शुरू करता है तो कितना टाइम उसे अप्रॉक्स लग जाता है जब उसे चेंजेस दिखना शुरू हो जाए? छोटा छोटा चेंज तो 2 दिन में भी दिख सकता है। तो ये ब्रेन है अपना, ठीक है। दूसरा सेकंड ब्रेन हमारा होता है हमारे गट में। तो हमारे जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर एक पूरा न्यूरल नेटवर्क होता है नर्व्स। तो ये थ्रू वेगस नर्व जो ब्रेन तक जाती है हमारी पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक एड्रिनल एक्सेस को हमारी न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीशन और हार्मोनल सिक्रीशन को रेगुलेट करती है। हाउ टू बी हैप्पी? जितनी हमारे लाइफ में हमारे अंदर हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सिनर्जी होगी उतने खुश हम रहेंगे। सो सर, अक्सर हम बातें करते हैं ब्रेन के बारे में, और अगर बात करें ब्रेन के बारे में तो अभी भी कहा जाता है कि ब्रेन को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है कि हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, ब्रेन काम कैसे करता है। अभी बातें हो रही एआई की, बट हमारा जो इंटेलिजेंस है उसे हमने अभी 100% यूज़ नहीं किया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, काम कैसे करता है, ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। कहा जाता है आइंस्टीन ने भी अपने दिमाग का 10% ही यूज़ किया था। अभी तक इसकी फुल पोटेंशियल क्या है किसी को नहीं पता है। और इन नियर फ्यूचर ऐसा हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं जिसके थ्रू हम देख सकें कि हाँ, किसका ब्रेन कैसे काम कर रहा है और हम इसे कैसे ज़्यादा और इम्प्रूव कर सकते हैं, इसका कैसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे बात होती है। तो आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हो, आप 40s में हो और काफ़ी सालों का आपका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ब्रेन के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, आपने इसके बारे में पढ़ाई की है। सो आपसे यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे और अपने ऑडियंस को भी बताने की कोशिश करेंगे कि ब्रेन काम कैसे करता है और किस तरह से हम अपने ब्रेन को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ताकि हमारा जो भी करियर पाथ है, हम जिस फील्ड में, सपोज़ अगर कोई क्रिएटिव फील्ड में है तो और ज़्यादा क्रिएटिव कैसे हो सकता है, अगर क्रिएटिव ब्लॉक आ रहा है तो उसे हम कैसे हटा सकते हैं, अगर कोई किसी भी लॉजिकल फील्ड में है तो उसे किस तरह से काम करना चाहिए। तो सारा कुछ हम ब्रेक डाउन करेंगे अपने इस सेशन में। तो स्वागत है डॉक्टर गुप्ता आपका द डिकोड शो पे। कैसे हो आप? थैंक यू अश्विनी, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हेयर एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डे, सो लेट्स गेट गोइंग। या सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझना, कि ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है। एक अगर 10 साल का बच्चा आपसे पूछता है कि ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे आसान भाषा में? देखो क्या है कि इस पूरे पॉडकास्ट के लिए हम ब्रेन को एक कंप्यूटर से कोरिलेट करेंगे ताकि हम सब समझ सकें। तो ब्रेन बेसिकली आप समझिए कि हमारा एक सीपीयू हुआ, और जैसे हमारे कंप्यूटर में एक कीबोर्ड है, एक माउस है, एक हार्ड ड्राइव है, एक स्पीकर है, तो कई सारी चीज़ें साथ में जुड़ी हुई हैं उसका काम करने के लिए। तो ब्रेन एक टॉप ब्रेन है जो ये हमारा पार्ट है जिसे हम सेरिब्रम बोलते हैं। इसके नीचे एक हमारा हाइंड ब्रेन है जिसे हम फिल्म में नाना पाटेकर छोटा दिमाग बोलते थे, वो सेरिबेलम है। उसके बीच में एक ब्रेन का स्टेम है जो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को कनेक्ट करता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में एक राइट ब्रेन है, एक लेफ्ट ब्रेन है। राइट। जो हमारा राइट ब्रेन है वो हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड को कोऑर्डिनेट करता है, और जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो राइट साइड को कोऑर्डिनेट करता है। क्रिस क्रॉस कनेक्शन है। उनके बीच में कनेक्टिंग पाथवे है, जैसे कि एक ब्रिज है, जिसे हम कॉर्पस कैलोजम बोलते हैं, जिसके थ्रू दोनों पार्ट एक दूसरे से बात करते हैं। तो ब्रेन में 1, 2, 3 लेवल इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सर्किट से ट्रांसलेट होती है, जो ब्रेन स्टेम के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हम नर्व्स के रास्ते हमारी बॉडी में पहुंचती है।
ओके, सो यहाँ पे बातें होती हैं लॉजिकल ब्रेन एंड क्रिएटिव ब्रेन। लोग कहते हैं कि अगर आपका एक पार्ट कोई स्ट्रांग है तो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगे, अगर आपका दूसरा पार्ट स्ट्रांग है तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होगे, मैथ्स में, एनालिटिक्स में, इसमें आप बहुत ज़्यादा पारंगत होगे, बहुत तेज़ होगे। तो ये चीज़ कैसे काम करती है? ब्रेन का जो सेरिब्रम है, जो मेन ब्रेन है, जो हमारा सीपीयू है, उसके अलग अलग समझ लिए ड्राइव्स हैं। ओके, जैसे हमारे कंप्यूटर में ड्राइव्स होते हैं, बिल्कुल। तो एक फ्रंट ब्रेन में ब्रोकाज एरिया है जो स्पीच का एरिया होता है, जहाँ पे स्पीच और लैंग्वेज फंक्शन है। फिर एक दूसरा एरिया है जहाँ पे विजुअल फंक्शन है, जो जनरली बैक ऑफ ब्रेन में होता है। फिर पैराइटल लोब, साइड के लोब में सेंसी इंटीग्रेशन होती है, जो सेंसेस हमारे पास आती हैं। राइट। फिर स्पेस की इंटीग्रेशन होती है, जो जनरली राइट साइड में इधर ज़्यादा होती है। तो उससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन के राइट और लेफ्ट दोनों साइड में अलग अलग एरियाज हैं जो अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। इसका ये मतलब है कि जो मेरे ब्रेन का एरिया ज़्यादा स्ट्रांगली काम करेगा, या मैं जिसको ज़्यादा तेज़ डेवलप कर पाऊंगा लर्निंग से, जैसे एक आदमी है जो एक गिटारिस्ट है या म्यूजिशियन है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइप की एक्टिविटी को प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसका वो एरिया ब्रेन का दूसरे एरिया से ज़्यादा डेवलप हो रहा है। बिल्कुल। एक आदमी मैथ्स कर रहा है, लैंग्वेज पढ़ रहा है, तो एक स्पेसिफिक एरिया जो लैंग्वेज का एरिया, जिसे हम ब्रोकाज एरिया बोलते हैं, जो आप समझिए मेरे ब्रेन में करीब यहाँ स्थित होगा, ठीक है। वो ज़्यादा डेवलप हो रहा है। हम ऐसा आजकल हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो हम लॉजिकल होंगे या हम क्रिएटिव होंगे, पर क्योंकि हमारा एक कॉर्पस कैलोजम है जो एक ब्रिज है, और हमारे ब्रेन की डिफरेंट ड्राइव्स थ्रू ब्रेन नर्व्स एक दूसरे से बात कर रही हैं कॉन्स्टेंटली, हम दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। तो इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ मल्टीपल वेज। ओके। इसलिए स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आर्ट में भी अच्छे होते हैं, मैथ्स में भी अच्छे होते हैं, इंग्लिश में भी अच्छे होते हैं, वो सब चीज़ में फर्स्ट आते हैं। कुछ बच्चे आर्ट में तो बहुत अच्छे होते हैं, पर वो लैंग्वेज में या मैथ्स में उतने अच्छे नहीं होते। तो ये सबका ब्रेन वायर्ड तो एक ही स्ट्रक्चर में, जैसे कंप्यूटर का स्ट्रक्चर एक ही है, पर सबकी ड्राइव्स में जो कंटेंट की डेवलपमेंट है, जो न्यूरॉन्स की डेवलपमेंट है, वो अलग अलग है। ओके, सो जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, 4 साल 5 साल का है, उससे म्यूज़िक क्लास में डाला गया। 2 बच्चे जा रहे हैं सेम म्यूज़िक क्लास में, और एक बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा गाना गा रहा है, दूसरा ओके ओके एवरेज टाइप का या बिलो एवरेज है। तो इन दोनों के ब्रेन के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो क्या सबका दिमाग एक तरीके से होता है, एक तरह के उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, एक तरह का स्ट्रक्चर होता है, या उस टाइम पे भी चीज़ें अलग होती हैं? डीएनए मैटर करता है, आपके जीन्स मैटर करते हैं, या आपके पेरेंट्स कैसे हैं, वो चीज़ें मैटर करती हैं क्या इस चीज़ में? देखो, हमारा जो ब्रेन है उसका एक कॉन्स्टेंट स्ट्रक्चर है। जैसे आप एक लैपटॉप लेते हो तो ऊपर से सारे लैपटॉप एक जैसे दिखते हैं, राइट। पर उसकी सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर कैसी है, उसका प्रोसेसर कितना है, उसकी हार्ड ड्राइव कितनी है, ऊपर से नहीं मालूम चलता। राइट। और सबका सिस्टम अलग अलग है। तो हमारे जीन्स कैसे हैं, उन जीन्स ने हमारे ब्रेन के प्रोटीन्स की, चैनल्स की डेवलपमेंट कैसी की, हम किस एनवायरनमेंट में ग्रो किए, उस एनवायरनमेंट ने हमें क्या चीज़ सिखाई, उससे हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट शेप होती है। ओके। हमें जानकर हैरानी होगी कि जो ब्रेन है हाईएस्ट पहले 5 साल में ग्रो करता है, उसके बाद इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करता, उसके बाद कंसोलिडेट करता है। तो इसलिए बच्चों की एजुकेशन में जो पहले 5 साल में उसको हम दे सकते हैं, स्ट्रेंथ दे सकते हैं, एनकरेजमेंट दे सकते हैं, वो लाइफ लॉन्ग उसके काम आती है। इसलिए एक जीन है, एक स्ट्रक्चर है, और एक एनवायरनमेंट है। ओके। सबसे बड़ी बात क्या है कि ना हम जीन को चेंज कर सकते हैं, ना हम स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। बच्चा जब भगवान ने पैदा कर दिया, नेचर ने पैदा कर दिया, तो वो एक स्ट्रक्चर बन के आ गया। उसके पास, सबके पास सिमिलर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं, पर वो सब काम अलग अलग ढंग से करते हैं। राइट। जैसे एक गिटार है, उसे अगर 4 लोग बजाते हैं तो उसकी आवाज़ अलग अलग आती है, सेम नहीं आती। राइट। पर एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में है, जो हम अपने बच्चे के या यंग बच्चे के ब्रेन को दे सकते हैं, जो उसे शेप करने में हेल्प कर सकते हैं, जिसमें हमारा भी बहुत सारा रोल है। राइट। यहाँ पे आपने 2 पॉइंट्स टच किए हैं। एक तो एनवायरनमेंट, जिसे हम कहते हैं आपका बिलीफ सिस्टम कैसा बन रहा है, क्योंकि वो आपके सराउंडिंग से बनता है। एक इंजीनियर का बेटा है, आईआईटीएन का बेटा है, तो उसके लिए आईआईटी बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि पापा ने किया, मतलब नॉर्मल सी बात है।
एक रिक्शे वाले का बच्चा है, उसके लिए शायद ये बहुत बड़ी बात है कि यार आईआईटी में बहुत जो दिमाग वाले लोग होते हैं, बहुत पढ़ने में तेज़ होते हैं, उनका होता है, तो मेरा शायद मुश्किल है होना। एक डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनना आसान होगा क्योंकि उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिला है, बचपन से देख रहा है वो टर्म्स जो यूज़ किए जाते हैं, जिस तरह का माहौल है, वो एक डॉक्टर के घर का जो माहौल होता है वो डिफरेंट होता है। तो देखोगे इंजीनियर का बेटा मोस्टली इंजीनियर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है। तो जैसे प्रोफेशन में लोग रहते हैं, जैसा उनका एनवायरनमेंट रहता है, वैसे वो बनते हैं। तो यहाँ पे आपने टच किया बिलीफ सिस्टम की बात। तो क्या बिलीफ सिस्टम बनने के लिए कोई सर्टेन एज है? जैसे बहुत सारे मैंने पॉडकास्ट किए हैं, उसमें लोगों ने बात की है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ पे एक और टर्म आ रहा है सबकॉन्शियस माइंड, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वो कहते हैं कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 5 से 8 साल, मैक्सिमम 8 साल में आपका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हो जाता है, जो कि आपके एक्सपीरियंसेस से बनता है, आपके सराउंडिंग से बनता है कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, आपके अंदर क्या फीलिंग है। सपोज़ अगर मैंने बोला कि पाकिस्तान इज़ अ बैड कंट्री अपने बच्चे से, तो उसके मन में अब पाकिस्तान का एसोसिएशन हो गया है बैड के साथ। तो जब भी मैं बोलूँगा कि यार पाकिस्तान, तो हमेशा कहेगा यार बहुत घटिया कंट्री है, ख़राब कंट्री है। मैंने बचपन से उससे बोल दिया कि यार अंधेरे में मत जाया करो, वहाँ पे भूत रहता है, तो अब उसने अंधेरे को डर से एसोसिएट कर लिया। तो क्या ये बिलीफ सिस्टम हमारा 7-8 साल तक बनता है या उसके बाद भी डेवलप होता रहता है? देखिए क्या है, लाइफ एक कांस्टेंट जर्नी है ना। और आज जब आदमी 90 साल तक जीने लगा है तो हमारे थॉट प्रोसेस में भी चेंज की रिक्वायरमेंट है। तो क्या होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका बिलीफ सिस्टम आता है उसकी फैमिली से। उसके फैमिली में लोग क्या बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं, वो उसके इंटरेस्ट को जगाता है। राइट। आई गिव एन एग्जाम्पल, जब हम गाड़ी में जाते थे तो मैं मरीजों को दवाइयाँ बताता था, तो मेरा सन ही कभी कभी बोलता था पापा उल्टी आ रही है तो ये दवाई दे दो, क्योंकि वो ब्लूटूथ पे हर वक्त दवाई सुनता था। राइट। ठीक है। पर ऑन दी कॉन्ट्ररी, क्योंकि हम फिजिक्स की बात भी करते थे हमारे घर में, तो मेरे सन को एक डॉक्टर के घर में होते हुए भी फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। ये हुआ पहला बिलीफ डेवलपमेंट जो पेरेंट्स ने, इमीडिएट फैमिली ने शेप अप किया। राइट। पर आपने रियलाइज़ करा होगा कि 7th 8th 6th के आसपास जब बच्चे मैच्योर होते हैं, अपने पेयर ग्रुप में जाने लगते हैं, तो बहुत सारे बच्चों का बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाता है। राइट। क्योंकि कभी कभी उनको समझ में आता है कि जो मुझे बताया गया कि अंधेरे में भूत होता है, ये तो सच ही नहीं है। तो उसके बिलीफ सिस्टम को एक कॉन्ट्राडिक्शन मिलती है, विच फोर्सेज हिम टू चेंज हिज बिलीफ सिस्टम। फिर आदमी बड़ा होता है, कॉलेज में आता है, तो उसको ये समझ में आता है कि जो जो मुझे अभी तक बताया गया था उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही थी जैसे मुझे बताई गई थी, बट सम रियलिटीज़ आर डिफरेंट, कुछ चीज़ें अलग हैं। तो एक नया बिलीफ सिस्टम बनाता है। ऐसे आदमी के लाइफ एक्सपीरियंस जैसे जैसे चेंज होते जाते हैं, उसके बिलीफ सिस्टम चेंज होते जाते हैं। पर वो ऐड ऑन होते हैं, पुराने मिट भी सकते हैं, नहीं भी मिट सकते। तो इसीलिए हम बोलते हैं एक्सपीरियंस एक चीज़ होती है ना, क्योंकि आदमी के बिलीफ्स, उसकी कल्चरेशन उसके ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठी हो रही है। राइट। अगर कोई एक इवेंट होगी तो एक 20 साल का आदमी और एक 50 साल का आदमी ज़रूरी नहीं है कि सेम तरह से रिएक्ट करें, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा सबकॉन्शियस कंडीशनिंग, बिलीफ सिस्टम बदलता जा रहा है। 20 साल में मैं आज जैसे रिएक्ट करूँगा, जब मैं 20 ईयर्स का था तो मैं वैसे रिएक्ट नहीं करता। एक्सपीरियंसेस चेंज हुए। एक्सपीरियंस से मेरा सबकॉन्शियस माइंड भी चेंज हो गया है। ओके। माइंड इज़ अ कांस्टेंट फ्लक्स। ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि सपोज आई एम वट एवर एज आई एम, मैं आज गाना गाना सीखना चाहता हूँ तो मैं सीख सकता हूँ ना। मैं कांस्टेंट लर्निंग इज़ अ पॉसिबल थिंग। ऐसा नहीं है कि आप 70 साल की उम्र में आर्टिस्ट नहीं बन सकते। बिल्कुल। मेरे आसपास कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 50 साल की उम्र में आर्ट चालू किया है और आज ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं। इसलिए हम हमेशा सब कुछ कर सकते हैं। राइट। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का, आई थिंक आप वही बात कर रहे हो कि हमारे ब्रेन्स में न्यूरॉन्स का कनेक्शन होता है, फायरिंग एंड वायरिंग का कंसेप्ट होता है कि जब हम किसी एक्सपीरियंस को करते हैं तो उस टाइम पे हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं आपस में कनेक्शन बनाते हैं, और जब हम उसे बार बार करते हैं, 10,000 बार का जो कंसेप्ट है कि 10,000 आवर्स अगर हम किसी चीज़ को करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो जाता है और एक न्यूरॉन्स का अच्छा कनेक्शन बन जाता है और उस पर एक इंसुलेशन भी हो जाता है जो कि हमारे लाइफ लॉन्ग रहेगा, वो चीज़ हमारे साथ रहेगी। सपोज़ अगर मैं गिटार बजाना सीख रहा हूँ, 10,000 घंटे अगर मैंने गिटार पे दिए तो उस 10,000 घंटे से जो मेरी एक फ्लुएंसी बनेगी, जो मेरा स्किल डेवलप होगा, बहुत अच्छी स्किल डेवलप हो जाएगी अगर अच्छे से मैंने किया है तो
वायरिंग एंड फायरिंग का कंसेप्ट है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा भी इस पे काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने हैबिट को चेंज कर सकते हो न्यूरोप्लास्टिसिटी का यूज़ करके। क्योंकि पहले ये माना जाता था कि आपने अगर कोई चीज़ सीख ली है और बचपन में जैसा आपका ब्रेन प्रोग्राम्ड हो गया है वो बाद में चेंज नहीं हो सकता है। बट आपने जैसे बताया कि ये ऐसा नहीं है, ये टाइम के साथ चेंज होता है। जब आप बातें कर रहे हो डिफरेंट, जब आपको लॉजिक्स मिलते हैं चीज़ों में, जब आपको बचपन से सिखाया गया कि ये चीज़ ऐसी होती है बट आपको बाद में पता चलता है नहीं यार ये ऐसे नहीं होती है, इसके पीछे का ये लॉजिक है, तो आपका बिलीफ टूटता है और एक नई वायरिंग वहाँ पे होती है आपके न्यूरॉन्स की, वो इस तरह से काम करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है, मतलब अगर आप एक साइंस बैकिंग, अगर मैं आपसे आंसर पूछूं क्योंकि आप मेडिकल फील्ड से हो, तो जैसे हम स्पिरिचुअल बातें करते हैं तो उसमें डिफरेंट डेफिनेशन होती है, बट अगर मैं एक डॉक्टर से पूछूं कि सबकॉन्शियस माइंड है भी, एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है, तो उस पर आपका क्या टेक है? देखो, माइंड जो है ना एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ब्रेन एक रियल स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट है। माइंड कोई स्ट्रक्चर नहीं है। माइंड इज अ सॉफ्टवेयर। इट्स अ सॉफ्टवेयर, राइट? इट्स अ फॉर्म ऑफ थॉट्स। माइंड इज अ सबमिशन ऑफ थॉट्स, ब्रेन इज अ सबमिशन ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, पहला डिफरेंस ये हुआ। ठीक है। तो एक आप समझिए मेरी एक कंप्यूटर में इमीडिएट मेमोरी है, ठीक है, जिसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। एक बैकग्राउंड मेमोरी है जहाँ पे डेटा अपने आप स्टोर होता जा रहा है। तो मेरा जो कॉन्शियस माइंड है उसमें मेरे इमीडिएट रिट्रीवल के लिए एक डेटा है बहुत सारा, जिसको मैं अभी फाइंडर लगा के यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा कॉन्शियस माइंड है। पर मेरे इतने सारे जो एक्सपीरियंसेस इकट्ठे किए, जो मेरे ब्रेन के कंप्यूटर में डेटा को डालते गए, उसमें से वो मेरे ब्रेन के न्यूरॉन्स में कहीं कहीं वो डेटा स्टोर्ड है, जिसको मैं एक्चुअली वॉलंटरीली रिट्रीव नहीं कर रहा अभी, और वो डेटा नीचे है। तो वो जो डेटा है वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड बनाता है। ओके। और वो डेवलप होता रहता है क्योंकि वो डेटा बिल्ड हो रहा है। तो डेटा ऐसा बिल्ड नहीं होता, वो अपडेट जब होता है तो वो डेटा खत्म भी होता है। ओके। है ना, क्योंकि हम डेटा को बिल्ड तो नहीं कर सकते। राइट। तो जो मेरा सिस्टम है रोज फॉर्मेट हो रहा है, हर थोड़े दिन में फॉर्मेट हो रहा है, तो उसमें कुछ अपडेशन हो रही है, कुछ डिलीशन हो रही है। तो वो डेटा मेरे न्यूरॉन्स में कहीं अंदर मेरे प्रिमिटिव ब्रेन में जाके स्टोर होता जाता है, जैसे हम सबकॉन्शियस माइंड बोल सकते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा स्पीच एरिया, ये ब्रोकाज एरिया यहाँ पर है, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड ये 2 न्यूरॉन्स के अंदर या 2 स्ट्रक्चर्स के अंदर है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड ये सारे न्यूरॉन्स की एक बैकग्राउंड में है और वो मेरे माइंड से इंटरेक्ट करता रहता है। तो ये बहुत ही वैलिड साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है और इसका हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा इंटरप्ले भी है। जैसे पहले हम मूवीज़ देखते थे, उसमें एक्सीडेंट होता था तो लोगों, मतलब डॉक्टर बोलते थे इनकी याददाश्त चली गई, तो इनकी जो मेमोरीज पिछले 10 साल की वो वाइप आउट हो गई है, उन्हें याद नहीं है कि इनकी किससे शादी हुई। बचपन की याद है बट पिछले 10 साल में जो भी इवेंट्स हुए वो नहीं याद है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा कुछ हमारे दिमाग में ऐसा सेक्शन है जहाँ पे मेमोरीज स्टोर होती है और अगर वो डैमेज हो जाए तो हम चीज़ों को भूल सकते हैं? देखिए, ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, एक एस्पेक्ट नहीं है। आपने डिमेंशिया का नाम सुना होगा, भूलने हाँ, की बीमारी जो आजकल बहुत कॉमन है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि डिमेंशिया में आदमी क्या भूलता है जो आज हो रहा है। अगर आप डिमेंशिया के किसी मरीज से पूछोगे तेरी शादी कब हुई थी, तो वो आपको डेट बता देगा, राइट। उस दिन क्या हुआ था बता देगा। आपको लगेगा इसकी मेमोरी तो कितनी शार्प है, पर उसका क्या डी क्लटरिंग ऑफ मेमोरी हो रहा है। उसकी जो करंट मेमोरी है वो जाती जा रही है, तो उसकी जो पुरानी मेमोरी है वो फ्री होती जा रही है। जैसे एक लाइब्रेरी में 50 बुक्स रखी हैं, ठीक है। अगर नई बुक्स आना बंद हो जाएंगी और नई बुक्स ऊपर से हटती जाएंगी तो पुरानी बुक्स ऊपर आ जाएंगी। बिल्कुल। उसके साथ भी ऐसे हो रहा है, उसकी पुरानी सीडीज तो अच्छी प्ले कर रही हैं, नई सीडीज प्ले ही नहीं कर रही। तो ऐसा लगता है वाह इसकी पुरानी मेमोरी कितनी अच्छी है। पर जनरली जो नया मेमोरी लॉस बीमारी में होता है ट्रॉमा की जगह, वो होता है रीसेंट मेमोरी का लॉस। फिर होता है एक एमनेजिया के मैंने क्या किया, मैं कर रहा हूँ मुझे याद नहीं है, क्योंकि मेरे ब्रेन का रिकॉर्डर ठीक नहीं काम कर रहा। मैं काम तो कर रहा हूँ पर मेरे ब्रेन में जो रिकॉर्डर है वो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा। तो हमने ये पूरी पॉडकास्ट कर ली, राइट, हमारे सिस्टम ने इसे रिकॉर्ड नहीं किया, इवेंट हो गई पर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये दूसरी तरह का मेमोरी लॉस है। तीसरी तरह का मेमोरी लॉस है, जैसे कि आप मुझसे फ़ोन पे बात कर रहे हो, आपका फ़ोन नीचे गिर गया ज़मीन में, तो जनरली वो कॉल और नंबर भी फ़ोन में कभी नहीं आता, क्योंकि जिस नंबर पे फ़ोन, जिस टाइम पे फ़ोन को वो नंबर स्टोर करना था
वो चला जाता है। ओके। ठीक है। ठीक है। तो जब ब्रेन को हिट करती है कोई चीज़, जैसे एक्सीडेंट हो गया उसका, हम्म। तो जनरली ब्रेन को उस एक्सीडेंट से कुछ समय पहले और कुछ समय बाद की मेमोरी चली जाती है। ओके। फिर जब नई मेमोरी आती है तो वो नई चीज़ें सीख लेता है, बट वो पुरानी वाली याद नहीं पर आएगी। कभी वो जो बीच के पीरियड की मेमोरी है वो कभी कभी याद उसे नहीं आती। तो इस तरह मेमोरी लॉस एक तरह का नहीं होता, डिपेंडिंग अपॉन किस चीज़ से हुआ, कब हुआ। मेमोरी लॉस के बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, जिसे फिल्मों ने एक स्पेसिफिक तरह का मोड़ दे दिया क्योंकि वो स्टोरी के लिए यूजफुल होता है। राइट राइट राइट। इसमें एक चीज़ और आती है, जैसे लोग बोलते हैं कि आपने अपने दिमाग का कितना % यूज़ किया है, या आपके IQ पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा आपका IQ है। आइंस्टाइन का बोला जाता है कि उन्होंने अपने 10% या कुछ ऐसा नंबर है जिसको यूज़ किया। तो ये नंबर्स क्या हैं, कितना % यूज़ किया, ये क्या मतलब टोटल ब्रेन का कितना आपने यूसेज है आपका, या कितना पार्ट आपका एक्टिवेट एग्जैक्टली है, क्या ये परसेंटेज क्या बताता है? ये परसेंटेज कुछ नहीं बताता, ये परसेंटेज ये बताता है कि हम अपना पूरा दिमाग यूज नहीं करते। बस है क्या पूरा दिमाग है क्या, वही मैं देखो, समझना हमारे दिमाग में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, हम्म। वो आपस में क्रॉस टॉक करके बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हम ये हर न्यूरॉन सेम काम नहीं कर रहा। राइट। एक का काम है इंफॉर्मेशन स्टोर करना, एक का काम है इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट करना। ठीक तो है। जैसे मैंने ये हाथ यहाँ से यहाँ तक उठाया, तो इसमें 4 या 6 न्यूरॉन नहीं लगे, इसमें शायद 1 मिलियन न्यूरॉन्स ने काम किया होगा मैसेज पहुंचाने में कि मेरे ब्रेन ने सोचा कि मुझे हाथ उठाना है, जो मैं बोल रहा हूँ इसका एप्रोप्रिएट जेस्चर ये है, वो जेस्चर बताने में इतने सारे मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करा जब तक मेरा हाथ यहाँ तक पहुँचा। तो हर एक्शन में बहुत सारे न्यूरॉन्स काम करते हैं। ओके। तो 10% का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि हम अपना पूरा ब्रेन इस्तेमाल नहीं करते, हमारे ब्रेन का एरिया है जो इस्तेमाल हो सकता है, पर वो 10 है, 20 है, 30 है, इसका कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है। इसका एक और कोरोलरी है, जैसे आपने एक पार्किंसन डिजीज का नाम सुना होगा। राइट। लोगों का हाथ कांपता है। तो जब उस एक एरिया में जहाँ पे पार्किंसंस के न्यूरॉन्स होते हैं 70% न्यूरॉन्स चले जाते हैं, तब पार्किंसन डिजीज होती है। ओके। ठीक है। इसका मतलब इतना सारा रिजर्व है उस एरिया में, चले जाते हैं मतलब वो यूटिलाइज नहीं हो एज के साथ साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ना। अच्छा, खत्म हो जाते हैं, तो पार्किंसन डिजीज होती है। इसका ये मतलब कि उस एरिया में 40-50% न्यूरॉन अगर काम नहीं भी करते तो दैट एरिया वाज एबल टू मैनेज। राइट। पर ये उस एरिया की बात है, पर ये पूरे ब्रेन पे बराबर ढंग से लागू नहीं होता, क्योंकि ब्रेन में अलग अलग एरियाज हैं, उसमें अलग अलग नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो अलग अलग ढंग से काम कर रहे हैं। पर हमारे समझने के लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम अपने ब्रेन को ट्रेन करना चाहें राइट या यूज़ करना चाहें तो हमारे पास रिजर्व में बहुत ब्रेन है जो हमें आज जो भी कुछ हम कर रहे हैं उससे आगे जाने में, उससे बेटर करने में हेल्प कर सकता है। इसे कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? इसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं 2-3 तरह से। इसे एक इम्प्रूव कर सकते हैं नई लर्निंग से, नए कनेक्शंस बनाने से। इसलिए हमें लोग पूछने आते हैं कि मैं स्ट्रेस को कैसे फाइट करूं, मेमोरी लॉस को, ब्रेन फॉग को कैसे। हम बोलते हैं हॉबी बनाओ। जब आप एक हॉबी बनाओगे, जैसे आपने गार्डनिंग चालू करी, राइट। तो आपका ब्रेन गार्डनिंग से रिलेटेड नए कनेक्शंस बनाएगा, एक पूरा नए सर्किट डेवलप करेगा, तो अपनी प्लास्टिसिटी को यूज़ करेगा उस ब्रेन को यूज़ करने में जो अभी तक यूज़ नहीं हो रहा था। अब मान लीजिए किसी को स्ट्रोक हो गया, इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन क्या है? तो उसके कुछ ब्रेन के सेल्स डैमेज हो गए या किसी को हेड इंजरी हो गई। राइट। तो एक स्पेसिफाइड एरिया के ब्रेन सेल्स डैमेज हो गए। हम ट्रेनिंग से, लर्निंग से, फिजियोथेरेपी से उसके आसपास के सेल्स को जब एक्टिवेट करते हैं, राइट, तो उसकी फंक्शनल रिकवरी होती है। तो हमने सबने देखा है कि स्ट्रोक में, हेड इंजरी में लोग पूरी तरह नॉर्मल हो जाते हैं। वो नॉर्मल कैसे होते हैं? वो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी को यूज करके राइट, ब्रेन के जो सेल्स उन डेड सेल्स के आसपास थे उनको एक्टिवेट करके ही बेटर हो पाते हैं। तो ट्रेनिंग से, लर्निंग, फिजियोथेरेपी, बायोफीडबैक, स्किल डेवलपमेंट, कितनी सारी चीज़ों से हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं उन सेल्स को यूज़ करने के लिए।
राइट, तो मतलब अगर आपको अपने ब्रेन को एक्टिवेट रखना है, अगर आप चाहते हो कि आप शार्प बनो, तो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ आपको करनी चाहिए। जैसे आपने बताया कि गार्डनिंग स्टार्ट करो, या कुछ भी नया लर्निंग अगर आपकी चलती है तो आपका ब्रेन एक्टिव रहता है और नए न्यूरॉन्स आपके कनेक्शन बनेंगे और अच्छे तरह से काम करेगा, राइट। एब्सोल्युटली। अभी आपने इसमें एक टर्म यूज़ किया, ब्रेन फॉग। हाँ, ब्रेन फॉग है क्या? देखिए ये कॉन्सेप्ट कोविड में सबसे पहले आया, ब्रेन फॉग नामक वर्ड का लोगों ने इस्तेमाल करना चालू किया। तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि मेरा ब्रेन क्लाउड में है। ओके, जैसे मतलब सर्दी में लिटरली हमें लगता है कि लगता क्लाउड है, में। लिटरली में ऐसा लगता है, सर्दी में ऐसा लगता है ना कि मुझे साफ नहीं दिख रहा, कुछ क्लियर अच्छा, नहीं है ना। हाँ हाँ। तो लोगों को लगता है जैसे आप कभी सो के उठे, यार मेरा दिमाग उतना अच्छा काम नहीं कर रहा, मेरे को याद ठीक से नहीं आ रहा, आई एम नॉट फीलिंग नॉर्मल, आई एम नॉट एबल टू डू थिंग्स विद द सेम एफिशिएंसी। तो ये ब्रेन फॉग है, जब आदमी को अपना ब्रेन, जैसे चश्मे से हम देखते हैं ना सर, तो कभी कभी विजन फॉगी फॉगी दिखती है। राइट राइट राइट। तो जब आपको मेंटली ऐसा एक्सपीरियंस होने लगता है तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा ब्रेन फॉगी है। ये ब्रेन के जो ट्रांसमिटर्स हैं और जो न्यूरॉन्स हैं उनके सब ऑप्टिमल फंक्शन से होता है। ओके तो इसे हम ब्रेन फॉग बोलते हैं। ओके, इसका कुछ इलाज है या कुछ ऐसा है? देखो ब्रेन फॉग के कारण बहुत सारे हैं। सबसे बड़े कारण है स्ट्रेस, डिप्रेशन, लैक ऑफ स्लीप, पुअर न्यूट्रिशन, ओवरवर्क, लैक ऑफ अटेंशन, हमारा कभी कभी इंजरी, कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो, सोडियम कम हो जाए बॉडी में, ट्रांसमीटर लेवल में, तो कई सारे इसके कारण हैं। राइट राइट। बेस्ड ऑन क्या चीज़ किसको ब्रेन फॉग कर रही है, ये अधिकतर केसेस में अच्छे से ठीक हो सकती है। सपोज आप डिप्रेस्ड हो, है ना, तो क्या आप ये पॉडकास्ट सुन तो रहे हो, पर सुनते सुनते आप सोच ये रहे हो कि ये हो जाता तो वो हो जाता, ये होता तो वो होता, तो आप इसको इम्बाइब ही नहीं कर पा रहे, आप इसको ग्रहण नहीं कर पा रहे। तो कल आप सोचोगे कि यार क्या हुआ था, हमने क्या बात की थी, तो बोले यार पता नहीं क्या बात की थी, मेरे को तो याद ही नहीं है। क्योंकि आपका ब्रेन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अटेंशन, रजिस्ट्रेशन, वो काम ही नहीं कर रहा। हमने ये रियलाइज कर लिया, राइट। तो फिर हम अपना बिहेवियर चेंज कर लेंगे तो अपनी ब्रेन फॉग को ठीक कर सकते हैं। इट्स लाइक अगेन लाइक अ सेफ स्मार्टफोन। अगर आप उस पर 10 ऐप चला दोगे एक साथ तो फ़ोन धीरे चलने लगेगा, फ़ोन हैंग हो जाएगा। ऐसा ही अगर आप अपने ब्रेन में बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस या बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलाने की कोशिश करोगे तो ब्रेन की जो मेमोरी कैपेसिटी है वो ओवरवेल्म हो जाएगी, तो वो हैंग हो जाएगा या वो चीज़ों को ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, राइट। तो आपको ब्रेन फॉग हो जाएगी। तो ये सबको हम ब्रेन को डीक्लटर करके, अटेंशन को, स्लीप को, स्ट्रेस को, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करके अधिकतर केसेस में ठीक कर सकते हैं। राइट। 2005-6 के अराउंड एक शिविर था बाबा रामदेव का, और काफ़ी मैं छोटा था बट वहाँ पे गया था। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उनका, सोशल मीडिया इतना नहीं था तब। उस टाइम पे शिविर वगैरह में लोग जाते थे और वहाँ मैं गया था। और वहाँ पे उन्होंने बच्चों के लिए एक अलग से एक दिन बनाया था जिसमें बच्चों से वो बात किए थे। करीब 20-30 हज़ार बच्चे इकट्ठे हुए थे उस टाइम पे उस दिन। और उन्होंने बात की थी ब्रेन के पावर के ऊपर कि किस तरह से हमारा दिमाग काम करता है। उन्होंने कुछ डाइट बताई थी कि अपने खाने में अगर आप अखरोट अगर आप देखते हो तो अखरोट का शेप आपके दिमाग जैसा होता है। बादाम, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप खाओगे तो आपका दिमाग तेज़ हो जाएगा, आपकी याददाश्त तेज़ हो जाएगी, आप पढ़ने में तेज़ हो जाओगे। तो इसके पीछे क्या फैक्ट है? देखिए अखरोट का तो शेप दिमाग जैसा होता है, वैसे बादाम के शेप की दिमाग में बहुत सारी ग्रंथियां भी होती हैं छोटी छोटी, बट शेप की बात नहीं है, कंटेंट की बात है। राइट। कि अखरोट, बादाम में ऐसे कुछ फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी ब्रेन की मेम्ब्रेन्स को बेटर करते हैं। हमारी ब्रेन की मेम्ब्रेन जितनी बेटर होती हैं, क्योंकि ब्रेन का इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन उन मेम्ब्रेन्स के थ्रू होता है, तो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ती है, ब्रेन की हेल्थ बढ़ती है। तो अखरोट, बादाम, जिसे ड्राई फ्रूट हम सालों से हमारी दादी नानी और राइट। बाबा भी बोलते हैं, वो सब चीज़ें ये काम करती हैं। यही काम करते हैं फ्रूट्स, बेरीज। हमें बचपन से बोला जा रहा है कि मिल्क पियो, मिल्क पियो। मिल्क में विटामिन B12 होता है, जो ब्रेन का मेन विटामिन है। बेरीज में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि ब्रेन के रिपेयर मैकेनिज्म को बेटर करते हैं। फ्री रेडिकल्स तो को अगर use वो करते फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज करके जो इंजरी है उसको कम करते हैं, रिपेयर को बेटर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे डाइट में हों राइट तो हमारे ब्रेन की जो हेल्थ है वो बेटर हो जाती है। राइट। सो अगर बात करें, जैसे
आपने स्टार्टिंग में बोला था कि हम बात करेंगे कंप्यूटर से रिलेट करेंगे चीज़ों को, कि किस तरह से कंप्यूटर काम करता है और हमारा बॉडी में दिमाग भी सेम उसी तरह से सीपीयू की तरह है, जो चीज़ों को लेता है, प्रोसेस करता है एंड फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अगर हम बात करें इमोशंस की, तो कई बार होता है अगर कोई हमसे कुछ अच्छा आके बोलता है तो हमारे दिमाग में कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, डोपामिन वगैरह, हैप्पी हार्मोन्स चाह रहे हैं वो रिलीज़ होते हैं। जब कुछ बुरा बोलता है अगेन कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। इवन जब हम कुछ सोचते हैं, कुछ हमारे साथ कुछ भी पास्ट में कुछ इवेंट हुआ रहता है, अगर हम वो सोचते हैं तो हमारे दिमाग को लगता है वो इवेंट अभी हो रहा है, और वो वैसे हमारे ग्लैंड्स जो हैं वैसे केमिकल रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं बॉडी में। तो किसी भी इमोशन को दिमाग कैसे प्रोसेस करता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है? देखिए, हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है लिम्बिक सिस्टम। उस लिम्बिक सिस्टम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है अमिगडाला, और उसके एंड में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हिप्पोकैम्पस। ठीक है, हिप्पोकैम्पस मेमोरी का ऑर्गन है, अमिगडाला हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स का ऑर्गन है। ठीक है, तो हमारे ब्रेन में इमोशनल कंडीशनिंग होती है। राइट। फिर हमारे ब्रेन का एक एरिया है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सबसे आगे का ब्रेन, जैसे हम बोलते हैं इंटेलिजेंट ब्रेन। इसीलिए माथे को हम हमेशा इंटेलिजेंस से कोरिलेट करते हैं ट्रेडिशनली, राइट। तो बेसिक स्टोरी क्या है कि हमें कोई भी चीज़ हुई तो हमारे ब्रेन में एक इमोशनल रिएक्शन उसका आएगा। हमारे ब्रेन में पुराने इमोशंस की मेमोरी है, तो उससे एक हार्मोनल रिएक्शन आएगा, जिससे बाल खड़े हो जाएंगे, पसीना आएगा, या दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, वो हार्मोनल रिएक्शन है। फिर हमारे ब्रेन ट्रांसमीटर्स को हमारा ब्रेन कंडीशन करेगा कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है। इसलिए बोलते हैं कुछ लोग रिएक्ट करते हैं, जैसे कुछ हुआ तो एक आदमी ने चिल्ला के बोला ये क्या हो गया, उसके ब्रेन ने एक ऑटोमेटेड रिएक्शन पास्ट एक्सपीरियंस से कर लिया। राइट। उसी सिचुएशन में एक और आदमी ने बोला अभी हम सोचते हैं, देखते हैं क्या हुआ, और वो रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है। हम बोलते हैं कि आप रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। तो उसके ब्रेन ने एक सर्किट और चला, उसने अमिगडाला से इमोशनल रिस्पॉन्स को अपने लर्न्ड ब्रेन के पास भेजा कि इस एक्टिविटी में मुझे क्या करना चाहिए। लॉजिकल ब्रेन ने फिर जजमेंट का एक कॉल लिया कि हमें ये रिएक्शन करना चाहिए। ठीक है। तो हमारे ब्रेन की और हमारी सिविलाइजेशन की पूरी स्टोरी ही जजमेंट और इमोशनल रिएक्शन के बैलेंस की है। सब कुछ जजमेंट हो जाएगा तो सब ब्लैंड हो जाएगा, अगर सब कुछ लॉजिकल कैलकुलेटेड होगा तो लाइफ एकदम कोल्ड हो जाएगी। राइट। है ना, फिर उसमें जॉय इमोशन ही नहीं बचेगा। सब कुछ इमोशनल हो जाएगा तो फिर उसमें रेगुलेशन नहीं बचेगी। तो जो बैलेंस है एंड अक्रॉस नेचर, जो बैलेंस है बिटवीन इमोशन एंड विजडम या इंटेलिजेंस या लर्न्ड बिहेवियर, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके। सो यहाँ पे एक चीज़ और आती है, थर्ड आई की बात करते हैं। जैसे आपने अभी अमिगडाला की बात की है, अभी थोड़ी सी उसके बारे में भी बात करेंगे, फ्रंटियर कॉर्टेक्स के बारे में भी बात करेंगे कि अमिगडाला किस तरह से मेडिटेशन का क्या उस पर असर होता है, कैसे उसकी साइज श्रिंक हो जाती है और हमारा जो फियर है, एंजाइटी है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं, आगे बात करेंगे। बट उससे पहले मैं एक पॉइंट टच करना चाह रहा हूँ, वो मिस ना हो जाए, पीनियल ग्लैंड की बात। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा अक्सर अपने बुक में बातें करते हैं कि पीनियल ग्लैंड जो है वो हमारा एक तरह से थर्ड आई है, जो कि अगेन आपके बॉडी क्लॉक को मेंटेन करती है। कि पहले के टाइम में या बहुत सारे आई थिंक कई सारे जानवर में भी पीनियल ग्लैंड होता है, जो उन्हें बताता है कि कब दिन हुआ, कब रात हुई। उनके पास कोई घड़ी तो है नहीं। तो पीनियल ग्लैंड एग्जैक्टली है क्या, और इसे थर्ड आई क्यों बोलते हैं? देखिए, पीनियल ग्लैंड एक छोटा सा ग्लैंड है, जो आप समझिए अगर ये सीपीयू है तो इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर है, नीचे छोटा सा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ, बिल्कुल इसके नीचे, इसके और इसके सेंटर में अगर आप 3 डिग्री कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो वहां पे 3 डायमेंशन में आ जाएगा। ठीक है। पीनियल ग्लैंड पहली चीज एज के साथ साथ पतला या छोटा होता जाता है, बड़ा नहीं साइज कितनी, मटर के दाने के बराबर? उससे भी छोटी, मटर के दाने के बराबर, और वो छोटी होती जाती है, बड़ी नहीं होती। हमारी कई चीजें तो उम्र के साथ बड़ी हो रही है, हमने बात की ना, जैसे हमारा ये ब्रेन बड़ा हो रहा है, डेवलप, पीनियल ग्लैंड छोटा हो रहा है। और वो बोलते हैं मेडिटेशन से बड़ा होता है, ऐसा कुछ है? तो अब इसके 2 लिंकेज हैं। उसको थर्ड आई हम क्यों कहते हैं? राइट। क्योंकि हमारी आईज चीजें देख रही हैं। पीनियल ग्लैंड लाइट को रिस्पॉन्ड कर रहा है। लाइट चली जाती है तो उसकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है, लाइट आ जाती है तो उसकी एक्टिविटी बदल जाती है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आई, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्डिंग टू लाइट। और उसका उतना ही काम है। ओके। पीनियल ग्लैंड हमारे लिटरेचर में, हमारी सोच में बहुत बड़ा है, बट बायोलॉजिकली उसके काम इतने ज़्यादा नहीं है। और मैंने जैसा आपको बताया कि एज के साथ पीनियल ग्लैंड एट्रोफी होता है, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करता है उसे मेलाटोनिन बोलते हैं, स्लीप हार्मोन।
राइट। जब लाइट कम हो जाती है तो वो मेलाटोनिन की सिक्रीशन बढ़ जाती है, ठीक है ना। सुप्रा कयास्मेटिक न्यूक्लियस होता है, उससे आके वो बढ़ जाती राइट। है। राइट। तो आपने ये भी एक्सपीरियंस करा है कि जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा सोता है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी नींद कम होती जाती है, और अधिकतर एल्डरली लोगों को नींद में बहुत दिक्कत रहती है। या तो वो सो नहीं पाते, सोते हैं तो फ्रेगमेंटेड स्लीप में सोते हैं, बार बार उठते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि उनका पीनियल ग्लैंड एट्रोफी हो चुका होता है, ओके। उसकी मेलाटोनिन सिक्रीशन कम हो चुकी होती है। तो पीनियल ग्लैंड का जो बेसिक रेगुलेशन है वो है सर्केडियन रिदम। लाइट से एसोसिएटेड हमारी जो बॉडी के रिदम्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए पीनियल ग्लैंड काम करता है। अब क्या, जैसे इतनी तेज ब्राइट लाइट है यहाँ पे, ये ठीक रात है। को 12 बजे भी हो सकती है, तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लॉट ऑफ लाइट एंड लॉट ऑफ आवर्स विच आर नॉट लिंक्ड टू दी सर्केडियन रिदम ऑफ सन, हमारी लाइफ में कई सारे चेंजेस आ रहे हैं जिन्हें हम भी अभी पूरी तरह नहीं समझते। हमारे हार्मोन की रेगुलेशंस बदल रही हैं धीरे धीरे, राइट। जैसे हमारा क्लाइमेट बदल रहा है धीरे धीरे। तो पीनियल ग्लैंड इज कॉल्ड थर्ड आई बिकॉज इट रिस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल लाइट, और क्योंकि वो लाइट को रिस्पॉन्ड करता है तो वो एक आई की तरह काम करता है, पर उसका बेसिक काम सर्केडियन रिदम रेगुलेशन है, ओके। जितना हम बायोलॉजिकली जानते हैं। सो अभी तक कुछ ऐसी रिसर्च नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि ये बहुत अलग चीज़ है या ये स्पिरिचुअलिटी से कुछ रिलेटेड है, कनेक्टेड है? जितनी मिस्टीरियस चीज पीनियल ग्लैंड लिटरेचर में है और जितना उसका कोरिलेशन है, वो अभी बायोलॉजिकली साइंटिफिकली एस्टैब्लिश नहीं हुआ है अभी तक। ओके। सो यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी नींद की। जैसे आपने बताया कि एज के साथ जैसे आप बच्चे रहे तो आपकी नींद बहुत अच्छी होती है, धीरे धीरे आपकी नींद कम होती जाती है, और नींद में आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिकवरी होती है आपके दिमाग की। अगर आप अच्छे से सो नहीं रहे हो तो आपका ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, हेलुसिनेशन होने लगेगा आपको। तो सोने के दौरान आपके दिमाग में क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, सोना एक रेस्ट का प्रोसेस है, और रेस्ट हर सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। राइट। जैसे आप इस लैपटॉप को बहुत देर चलाएंगे, कंप्यूटर को, तो ये गर्म होने लगेगा, फिर आप बोलेंगे थोड़ी देर सो जाओ, शट डाउन हो जाओ। तो हमारे ब्रेन के प्रोसेसेस को एक शट डाउन की हर रोज़ ज़रूरत होती है, ताकि Right. वो उस शट डाउन में फॉर्मेट हो सके। जैसे कि अगर आप एक किसी भी बिल्डिंग में जाओगे या मॉल में जाओगे, तो मॉल दिन भर यूज़ होता है, पर रात में उसकी सफाई होती है, तभी तो Right. सुबह हमें चकाचक क्लीन मिलता है। तो रात में स्लीप में हमारे ब्रेन के अंदर जो बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रोसेसेस इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी सफाई होती है, वो बंद होते हैं। प्रोसेसेस जिनकी हमें ज़रूरत है वो कंसोलिडेट होते हैं। हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरीज जो होती हैं, जिसे हम लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन बोलते हैं, वो हिप्पोकैम्पस नामक एक ऑर्गन के अंदर बनती हैं, जिसमें हमारे ब्रेन में नए सर्किट्स की डेवलपमेंट होती है, जो नई मेमोरीज बनाता है। राइट। फिर हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की इंट्रैक्शन होती है, जो हमें ड्रीम्स में कभी कभी दिखाई देती है। कभी हम जब ड्रीम आती है हमें, तो 25 साल पुरानी बात भी ड्रीम में हमारे दिमाग में अचानक से आ जाती है, और कोई इवेंट कहीं बिजार रूप से जुड़ जाती है, कोई 10 साल पुरानी इवेंट 25 साल की इवेंट से जुड़ जाती है, या कोई चीज़ जो हम करना चाहते थे और जो रियलिटी में हुई थी वो आपस में जुड़ जाती है, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसका इंटरप्ले हो रहा है, और वो इंटरप्ले में कुछ भी, जैसे कलाइडोस्कोप में कोई भी पैटर्न बनता है, राइट। कुछ भी पैटर्न बन जाता है। तो स्लीप हमारे ब्रेन की रिपेयर और रिस्टोरेशन और लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरीज के लिए बहुत असेंशियल है। ओके। स्लीप के और भी असेंशियल काम है। स्लीप में हमारी जो बॉडी की हार्मोनल सिक्रीशन है वो बहुत कम हो जाती है। हमारी कॉर्टिसोल सिक्रीशन, जो हमारे बॉडी के इंटरनल स्टेरॉइड्स हैं, उनकी सिक्रीशन 3-4 बजे के आसपास बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे आ जाती है। हमारी बॉडी रेस्ट में चली जाती है, Right. अपने आप को रिपेयर कर पाती है। तो अगर हम सोते नहीं हैं तो ज़्यादा कॉर्टिसोल, ज़्यादा सिंपैथिक डिस्चार्ज से हमें डायबिटीज़, शुगर, कई सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। हमारी मेमोरी लॉस, कोग्निटिव डिसफंक्शन, मेंटल थकान, मेमोरी लॉस, कई सारे और प्रॉब्लम्स हमें होने लगते हैं। राइट। इसमें कई बार क्या होता है, जैसे आजकल नया ट्रेंड चला है सप्लीमेंटेशन का, मैग्नीशियम वगैरह लोग लेते हैं, और खासकर मेलाटोनिन काफ़ी ज़्यादा चला है, जिसमें 2 mg 5 mg के अराउंड लोग लेते हैं और बोलते हैं एडिक्टिव नहीं है। तो क्या ये सेफ़ है लेना अगर किसी को स्लीप प्रॉपर नींद नहीं हो रही है या रूटीन में नहीं आ पा रहा है अपने काम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, तो क्या मेलाटोनिन का सप्लीमेंटेशन कर सकता है? शॉर्ट टर्म यूजेज ऑफ मेलाटोनिन अच्छा होता है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में ही काम करता है। ओके।
अगर आप 10 साल मेलाटोनिन खाते रहेंगे तो 10 साल में उसका असर खत्म होते जाएगा। बॉडी पे भी इसका इम्पैक्ट होता है क्या? जैसे अगर मैंने सपोज मैंने स्टेरॉइड्स लिया, जैसे मैंने HGH ग्रोथ हार्मोन अपने बॉडी को देना शुरू किया, तो बॉडी के जो ग्लैंड्स होंगे जो ग्रोथ हार्मोन बनाते हैं, आई थिंक पिट्यूटरी से निकलता है, तो वो बंद कर देगी बनाना, क्योंकि उसे लगेगा कि ऑलरेडी मेरे पास आ रहा है बाहर से, जो मैं इतना सा बनाती थी बहुत बड़े अमाउंट में आ रहा है, तो वो बंद कर देती है। तो उससे मेलाटोनिन के साथ ऐसा कुछ है कि अगर हम सप्लीमेंटेशन देते हैं तो वो बंद कर देती है? नहीं, बॉडी तो वैसे ही मेलाटोनिन समय के साथ कम बनाती जा रही है। ओके, आप बहुत ज़्यादा दे दोगे तो और कम बनाने लगेगी, मतलब फर्क पड़ेगा। दूसरा वो मेलाटोनिन को रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देती है। तो मेलाटोनिन लॉन्ग टर्म स्लीप सोल्यूशन है ही नहीं। देखिए, आप सो क्यों नहीं पा रहे हो? क्यों नहीं सो पा रहे हो? क्योंकि आपका जो एक्टिव ब्रेन है वो शट डाउन नहीं हो पा रहा। जैसे आपको अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो आपको 3 बटन दबाने पड़ते हैं ना, तभी शट डाउन होता है। आप ऐसे करोगे तो शट डाउन नहीं हो जाएगा, स्लीप में चला जाएगा, है ना। तो शट डाउन करने के लिए हमें कुछ ब्रेन को अंदर एक्टिविटी करनी होती है। सारे जो ओपन प्रोसेसेस हैं, थॉट्स हैं, उन्हें बंद करना है, एक नया हार्मोनल सिस्टम चालू करना है, क्योंकि ब्रेन के लिए तो स्लीप भी एक स्टेज है ना पूरी। तो जब वो डिसरेगुलेशन होती है तो स्लीप खराब होती है। तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म स्लीप इशू है तो दवाई या मेलाटोनिन उसका सोल्यूशन नहीं है। राइट। कोग्निटिव थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी जो ब्रेन की कंडीशनिंग को चेंज करे, वो उसका राइट ट्रीटमेंट है। ओके, जो उसको साइड इफेक्ट से भी बचाएगा, दवाई के लॉन्ग टर्म यूजेज से भी बचाएगा, और ब्रेन की कंडीशनिंग को चेंज करेगा, जो हमें स्लीप के प्रो कंडीशनिंग करे रादर देन एंटी स्लीप कंडीशनिंग। राइट। अभी आपने बात की थी ड्रीम की, सपनों की, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, कई बार मुझे सपने आते हैं, और अगर मुझे बुरे सपने आए तो मेरे साथ ऐसा होता है, ये सपना मुझे आया तो नियर फ्यूचर कुछ ऐसा होने वाला है, इसलिए मुझे ऐसा सपना आया। AR रहमान के लिए कहते हैं कि उनको जो म्यूज़िक है उनकी, वो उन्हें सपने में दिखाई देती है। रामानुजम को भी कहते थे कि बहुत सारे फॉर्मूलेज उन्हें सपने में आए, जो उन्होंने उठ के फिर तुरंत उसे लिखा। और बहुत सारे लोग इसे कनेक्ट करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के साथ, कि आप कि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आप पढ़ रहे होते हो, वो सारी चीज़ें इकट्ठा होती हैं, और आप जब सो रहे होते हो उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और उसको प्रोसेस करता है। कई बार वही आपको एज अ ड्रीम सपनों में दिखता है। तो अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो सपने हैं क्या? ये सपने बेसिकली हमारा जो एक रेम स्लीप का पीरियड होता है, उसमें हमारे ब्रेन के अंदर बहुत फास्ट एक्टिविटी चल रही होती है। ब्रेन मेमोरीज को कंसोलिडेट कर रहा होता है, हमारे ब्रेन के डेटा को, जैसे इतना सारा डेटा फैला पड़ा एक टेबल पे, उस डेटा को स्ट्रीमलाइन कर रहा होता है, स्टैक में लगा रहा होता है। तो उसमें से कुछ डेटा की जो एसोसिएशन है हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाती है, तो वो सपना बन जाती है। ठीक है। इसलिए सपोज मैं दिन भर एक फॉर्मूला के बारे में सोच रहा हूँ, फॉर्मूला के 4 पार्ट्स इस टेबल पे पड़े हैं, तो ये पॉसिबल है कि जब ब्रेन ने उसको झंझोला तो वो चारों इकट्ठे हो गए और पूरा फॉर्मूला बन गया। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, बेंजीन नाम का एक मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर की कूले को सपने में दिखाई दिया था, 6 सांप ऐसे लिपटे हुए थे, राइट, क्योंकि वो यही सोच रहा था सारे टाइम। तो वो सारी चीज़ें एसोसिएट हो गई। ऐसा ही लोगों के साथ होता है। तो उनको सपनों में जो वो दिन भर सोच के ढूंढ रहे होते हैं, कभी कभी सपने में मिल जाता है। कन्वर्स ट्रू क्या है कि सपोज कुछ बुरा होने वाला है, तो मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, बिल्कुल, मेरे दिमाग में वो फीड जा रहा है, तो बुरे आउटकम के 4 या 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो मैं वो सारी फीड कर चुका हूँ अपने दिमाग में ना, तो मेरा दिमाग फीड करके उस मुझे बता सकता है कि क्या हो सकता है, राइट। तो इसलिए सपने हमारे लाइफ का, हमारे थॉट्स का बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है। ओके। और नींद के लिए भी बात कही जाती है कि आपको 7 घंटे सोना चाहिए, 8 घंटे सोना चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या एक नंबर अगर मैं आपसे पूछूं तो एक एडल्ट के लिए 18 साल से 25 साल या 35 साल के लोग के लिए एक अच्छा नंबर, अच्छी नींद के लिए कितने घंटे उन्हें सोना जरूरी है? आइडियली 7 to 9, प्रैक्टिकली 6 to 8। ओके, हमारे जो लाइफ है ना, मॉडर्न लाइफ में हम एक दिन में नॉर्मल से ज़्यादा चाहते हैं, राइट। एक फार्मर के टाइम में लोग दिन छुपे, काम खत्म, सोए, सुबह 4 बजे उठे। हमारे लाइफ में इतना कुछ है करने को, तो हमारी स्लीप उसकी सबसे बड़ी कैलेमिटी है, स्लीप सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, राइट। तो अगर आप 6 से 8 घंटे सो लें तो वो जनरली काफ़ी होता है। वैसे आपकी बॉडी आपको खुद बताती है, राइट, कि जब मैं सोकर उठा मैं फुली रिफ्रेश्ड हूँ, मैं टायर्ड नहीं हूँ मेंटली फिजिकली, इसका मतलब मेरी स्लीप एडिक्वेट है। राइट।
सो यहाँ पे आपने बात की थी बीच में अमिगडाला की, मैंने बोला था अभी आगे बात करते हैं। सो अमिगडाला की अगर बात करें तो हमारा जो ब्रेन है बेसिकली डेवलप हुआ है टाइम के साथ। और पहले हम हंटर थे, हम शिकार करते थे, तो मोस्टली हम जंगल में ही रहते थे। जंगल में रहने की वजह से क्या होता था कि उस टाइम पे जानवर होते थे, जंगली जानवर, शेर हुए, भालू हुए, तो ये अटैक करते थे इंसानों के ऊपर। तो अटैक की वजह से क्या होता था, इंसान थोड़ा सा एक्टिव रहता था। और जब भी कुछ इस तरह की एक्टिविटी होती थी, आसपास में कोई जानवर है, तो उसका अमिगडाला जो है वो साइज में उस टाइम काफ़ी बड़ा होता था, तो उससे एक्टिव रखता था। फियर का, इमोशन का मेन आपका आप कह सकते हो पार्ट है जो आपके पूरे इमोशंस को, फियर को कंट्रोल करता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था क्योंकि हमेशा उनको डर बना रहता था कि कोई शेर हमारा शिकार ना कर ले। तो अच्छे से वो सो नहीं पाते थे, उन्हें नींद में भी एक्टिव रहते थे, प्रॉपर अच्छी डीप स्लीप में नहीं जाते थे ज़्यादा। टाइम के साथ धीरे धीरे हम इवॉल्व हुए, अब हम घर में रहते हैं, फिर भी वो जो हमारा पास्ट था, जो एंशिएंट टाइम में हमारा अमिगडाला का साइज़ था, वो अभी भी हमारे अंदर वैसे ही है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि अगर आप मेडिटेट करोगे तो अमिगडाला श्रिंक होने लगता है और आपका जो फियर और इमोशन है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो मेडिकल साइंस इस चीज़ को कैसे देखता है? देखिए, अमिगडाला श्रिंक हो गया है। कैसे श्रिंक हुआ है कि अमिगडाला इतना था, राइट, हमारा जो बड़ा ब्रेन है, माथे वाला ब्रेन, वो इतना था, फ्रंटियर कॉर्टेक्स, हाँ, ठीक है, वो इतना बड़ा हो गया। ओके, ठीक है, तो अमिगडाला रिलेटिवली बहुत छोटा हो गया। ठीक है, हमारे ब्रेन की जो ग्रोथ हुई है वो बेसिकली फ्रंटल कॉर्टेक्स की हुई है। ठीक है, तो अगर आप इमेजेस भी देखोगे तो उन पुराने ज़माने के लोगों का माथा होता ही नहीं था, अच्छा, ऐसा स्लोपिंग सा ब्रेन था। अगर आपने वो इमेजेस देखी है ना, तो ये हाँ, जो बड़ा ब्रेन ऐसा बना है क्योंकि हमारे ब्रेन में जो न्यू कॉर्टेक्स जैसे हम बोलते हैं, नया ब्रेन, हाँ, हाँ, उसकी हाईएस्ट ग्रोथ हुई है। ठीक है, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा हो गया है, तो वो डोमिनेंट पार्ट हो गया हमारा। तो हमारे अमिगडाला को हमारा नियो कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हमारे ब्रेन में इनिबिटरी कंट्रोल होता है कि अमिगडाला ने एक फायर निकाला, राइट, ऊपर के ब्रेन ने उसे राइट फायर को जाने दिया और छोटे वाले को इम्पल्स को ख़त्म कर दिया। राइट, तो नॉर्मली जब हम हमारे थॉट प्रोसेस से गाइडेड होते हैं तो हम अपने अमिगडाला को वेल कंट्रोल कर पाते हैं। राइट, जब हम किसी स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं या किसी परेशानी से, तो हमारा जो टॉप ब्रेन है उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। इसलिए आपने देखा है कि जब लोग स्ट्रेस में होते हैं उनके इमोशनल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस, राइट, राइट, ओवर स्लीप, गुस्सा, इम्पल्सिविटी, क्योंकि वो उनका जो फोर ब्रेन है वो अमिगडाला को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो अमिगडाला का जो एक्शन है बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। इसीलिए जब हम मेडिटेट करते हैं तो मेडिटेट में हम क्या सिखा रहे हैं, हमारे लर्नड बिहेवियर को, हमारे प्रिमिटिव बिहेवियर को कंट्रोल करना सिखा रहे हैं। हम अपनी पूरी एनर्जी फोकस कर रहे हैं। राइट, इसलिए जब हम मेडिटेट करते हैं तो धीरे धीरे बिकॉज ऑफ लेस एक्टिविटी हमारा जो ये वाला पार्ट है ब्रेन का, इमोशनल पार्ट, उसका कंटेंट छोटा होता जाता है। इसीलिए सारी साधना, सारी मेडिटेशन, सारी लर्निंग इज अबाउट नोइंग हाउ टू रिस्पॉन्ड। मैं रिएक्शन कम करूं और सोच के, थॉट से एक्शन करूं। राइट, मेडिटेशन भी हमें यही सिखाती है, साधना भी हमें यही सिखाती है, सब कुछ हमें यही सिखाता है कि हमें एक सोचा समझा रिस्पॉन्स करना चाहिए जो फोर ब्रेन से आता है और अमिगडाला से को कंट्रोल करके आता है। सो यहाँ पे आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया मेडिटेशन के बारे में। अगर एक इंसान मेडिटेशन करना शुरू करता है तो कितना टाइम उसे एक अप्रॉक्स लग जाता है जब उसे चेंजेस दिखना शुरू हो जाए? एक कोई भी छोटा छोटा चेंज तो 2 दिन में भी दिख सकता है आपको, क्योंकि एक इमीडिएट डीक्लटरिंग हो रही है। मेडिटेशन करते तो डीक्लटरिंग हो जाती है, बिल्कुल, आपका ध्यान एक जगह लगता है तो जो एक्स्ट्रा इम्पल्सेस हैं उनकी सफाई हो जाती है, उसका फ़ायदा आपको इमीडिएटली दिखता है। ठीक है, पर जब कोई भी ब्रेन प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस को आप 3 से 6 हफ्ते कर लेते हो तो अंदर लॉन्गर टर्म चेंजेस आने लगते हैं। और जब उसे महीनों करते हो तो धीरे धीरे ब्रेन के कनेक्शंस में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। स्ट्रक्चर का चेंज इमीडिएटली नहीं आ सकता। ओके, ठीक है। स्ट्रक्चर मीन्स यहाँ पे आप जैसे न्यूरॉन्स हमने की बोला बात कर, अमिगडाला हमारा थोड़ा कम हो जाए एक्टिव, अच्छा, कॉर्टेक्स बड़ा हो जाए, तो वो उसके जो स्ट्रक्चर में न्यूरॉन्स में चेंज आएगा वो लंबे समय में आएगा। अगर हम 15 दिन में छोड़ देंगे तो वो चेंज वापस वैसे के वैसे ही हो जाएगा। ओके, ठीक है, उसका कोई लास्टिंग इंप्रेशन नहीं होगा। इट्स लाइक गोइंग टू जिम। जिम जाओगे आप, पहले 2 दिन एक्सरसाइज करोगे तो लगेगा कि हाँ मेरा पंप मसल आएगा, बन रहा है, पंप है। राइट, 15 दिन में आपको मसल दिखने लगेगा। 6 महीने में एक्चुअली आपका मसल थोड़ा ठीक सा, से बनेगा, हाँ, है ना। ठीक है, और अगर आप करते रहोगे तो मसल रहेगा, हाँ, छोड़ दोगे तो मसल
वापस Shrink चला होगा, जाएगा। ठीक है, पर अगर आप 10 साल बाद छोड़ोगे तो वो मसल हमेशा रहेगा, कभी जाएगा नहीं। राइट, वो थोड़ा कम हो जाएगा पर कभी जाएगा नहीं। राइट, इसी तरह ब्रेन का प्रोसेस है, जितना लंबा आप करोगे उसे, उतना उसका लास्टिंग इम्प्रेशन आएगा, उतनी उसकी कंसोलिडेशन होगी। राइट। यहाँ पे ये भी कहते हैं कि आपका एक तो ये ब्रेन है अपना, ठीक है, दूसरा सेकंड ब्रेन हमारा होता है हमारे गट में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो रेगुलेट हो रहे होते हैं आपके गट से, तो गट को भी सेकंड ब्रेन कहते हैं। तो इसमें आपका क्या टेक है? देखो, हम हमारी गट सेंस की बहुत ज़माने से बात करते हैं ना, मेरी गट सेंस ये है, मेरी गट सेंस ये है। तो हमारे जो इंटेस्टीन होती है उसके अंदर एक पूरा न्यूरल नेटवर्क होता है नर्व्स का, जैसे दिमाग में है, जैसे दिमाग में होता है। ठीक है, तो ये थ्रू वेगस नर्व जो ब्रेन तक जाती है, हमारी पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक एड्रिनल एक्सेस को हमारी न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीशन और हार्मोनल सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मेरे गट में भी एक ब्रेन है, जिसे गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं, जो हमारे रिस्पॉन्सेस को, हमारी कई सारी चीज़ों को कंडीशन करती है और बदलती है। हेल्थ और डिजीज़ में दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है आज की डेट में। ओके। सो गट फीलिंग क्या होती है, कैसे आपको ये पता चलता है, मतलब अगर आपका सेकंड ब्रेन है तो किस तरह से ये काम करता है? देखो, जिसे हम गट फीलिंग बोलते हैं, वो गट से आए ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, देखो, ठीक है, गट फीलिंग हम बोलते हैं, गट फीलिंग को अगर हम कोरिलेट करें तो वो इंट्यूशन टाइप की चीज़ हुई, जिसकी हमने वाले बात की, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आता है। राइट, 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 पर हमें कुछ भी अगर ब्रेन में होता है तो उसका एक इफेक्ट हम अपने हार्ट पे महसूस करते हैं हार्मोनल सिक्रीशन से, और एक गट में महसूस करते हैं। राइट, तो इसलिए हम उसे बोलते हैं गट फीलिंग। इनफैक्ट व्हेन यू फॉल इन लव, तो आपको दिल की धड़कन होती है, पर एक्चुअली प्रोसेस तो ब्रेन में होता है ना, राइट, वो दिल को धड़काता है। ऐसे ही जब इंट्यूशन होता है, वो होता ब्रेन में है, पर उसकी जो फीलिंग है वो आपको अपने स्टमक में दिखाई देती है, इसलिए बोलते हैं उसे गट फीलिंग। वो तो बटरफ्लाई इफेक्ट वगैरह। हाँ, ये तो वो बात हुई। पर हमारे गट में जो ब्रेन है वो हमारे रिस्पॉन्सेस को कंडीशन तो करता ही है, बट वो लार्जर बायोलॉजिकल वे में करता है, थिंकिंग वे में नहीं करता इतना। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे एक बात होती है एडिक्शन की, जैसे आपको अल्कोहल से है एडिक्शन है, किसी को पान मसाला से एडिक्शन हो सकता है, किसी को डिफरेंट तरह के एडिक्शन होते हैं। तो एडिक्शन कैसे प्रोसेस होता है, दिमाग एडिक्शन कैसे बनाता है किसी भी चीज़ का? देखिए, क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम लेते हैं, जैसे मैंने अल्कोहल लिया, तो वो अल्कोहल मेरे ब्रेन में जाके मेरे ब्रेन के प्रोसेसेस को मॉडिफाई करेगी। राइट, पहली बार में, जैसे हमने बात की, ट्रांजिएंटली मॉडिफाई करेगी, वो कल चला जाएगा। 10 दिन में थोड़ा और मॉडिफाई करेगी। जब मैं उसे कई महीने ले लूँगा तो मेरे ब्रेन के नेटवर्क्स में एक चेंज आने लगेगा। वो अल्कोहल से होने वाला डिप्रेशन जो मेरे ब्रेन के ट्रांसमीटर्स में हो रहा है, मेरे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को वीक करने लगेगा, उसके सर्किट्स में फंक्शनल चेंज आने लगेगा। इसने आपने रियलाइज करा होगा अल्कोहल का क्या इशू है, उसकी एडिक्शन और यूजेज क्यों बढ़ती है। जो इम्पैक्ट अल्कोहल का 30 ml अल्कोहल में आता है, 60 ml में आता है, वो 2-3 महीने रेगुलरली अल्कोहल लेने के बाद 90 ml में आने लगता है। राइट, इसे हम बोलते हैं टॉलरेंस। ब्रेन अपने सर्किट्स चेंज कर लेता है। तो ब्रेन पे जो असर हम ढूंढ रहे हैं वो 60 ml से होता ही नहीं, क्योंकि ब्रेन का सर्किट तो बदल गया है। राइट, वो 90 ml में होने लगता है। जब हम 90 ml ले लेते हैं बहुत दिन तक, तो ब्रेन का सर्किट दोबारा बदल जाता है। राइट, तो फिर हमें वो जो इम्पैक्ट है, वो जो थ्रिल है, वो 120 ml में आने लगती है। इसीलिए एडिक्शन में धीरे धीरे अल्कोहल की कंजम्पशन बढ़ती जाती है, क्योंकि ब्रेन के ट्रांसमीटर्स या सर्किट्स चेंज होते जा रहे हैं। राइट, तो कुछ लोग जिनके ब्रेन के सर्किट्स, उनका जो लर्नड ब्रेन है, जजमेंट वाला ब्रेन है, कंट्रोल नहीं कर पाता, वो एडिक्ट बन जाते हैं। पर जिनका कर पाता है वो बोलते हैं मैं 2 ही ड्रिंक लूंगा, रोज लूंगा, पर 2 से ज़्यादा नहीं लूंगा। ऐसे भी लोग हैं। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जो आज पार्टी में गए, सिर्फ सोशल ड्रिंकिंग करते हैं, राइट, जबकि उनको पता है अल्कोहल अवेलेबल है, उनके घर में बार में रखी है, पर वो पीते नहीं है खुद से। यह सब ब्रेन की कंडीशनिंग है जो इंडिविजुअल केस में कैसे काम करती है। ओके। एक चीज़ और थी जैसे मेल एंड फीमेल में दोनों का बिहेवियर काफ़ी डिफरेंट होता है। डिफरेंट सिनारियोज में एक मेल अलग तरह से रिएक्ट करेगा, एक फीमेल अलग तरह से रिएक्ट करेगी। तो दोनों के जेंडर में बात करें अगर मेल की या फीमेल की तो दोनों के दिमाग के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस हैं?
दोनों का जो दिमाग का स्ट्रक्चर है वो लार्जली सिमिलर है स्ट्रक्चरली। स्ट्रक्चर ठीक। ठीक है, जो ऑर्गन्स पार्ट्स हाँ मेल ब्रेन में है वही फीमेल ब्रेन में है। पर दोनों का जो हार्मोनल सिक्रीशन स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। ठीक है। ब्रेन फीमेल का हार्मोन है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, राइट। मेल का हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन। फीमेल का हार्मोनल साइक्लिकल है, मेल का नॉन साइक्लिकल है। ठीक है। ठीक है, विच मीन्स कि वो जो हार्मोन्स हैं उनके बॉडी के, वो दोनों में ब्रेन को कंडीशन अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। राइट। विच मीन्स बिकॉज ऑफ साइक्लिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स अ फीमेल्स ब्रेन कंडीशनिंग में भी डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द पीरियड। मेल में भी मोर कॉन्स्टेंट। तो बिकॉज ऑफ हाउ हार्मोन्स आर इंटरप्लेइंग विद द ब्रेन, मेल एंड फीमेल रिस्पॉन्सेज कैन बी डिफरेंट। बट अगर आप रियलाइज करेंगे कि मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ पे मेल और फीमेल लोग सिमिलर टाइप का रोल कर रहे हैं, राइट, या जिनकी सिमिलर एजुकेशन है, वो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस या जो बिहेवियर डिफरेंसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं। जो पहले से कम हो रहे हैं, क्योंकि जैसे आप एक ऑफिस में जाते हैं, राइट, तो वहाँ पे ऑल पीपल आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, राइट। तो इसका मतलब जो एक्सटर्नल कंडीशनिंग है, राइट, इसकी हम बात कर रहे हैं, जो लर्नड बिलीफ सिस्टम है, वो मेल और फीमेल दोनों के बिहेवियर को शेप कर रहा है। तो हमारे जो हार्मोनल रिस्पॉन्सेज हैं वो अंदर से शेप कर रहे हैं, हमारी जो एनवायरनमेंट है वो बाहर से शेप कर रही है। ओके, इसलिए दोनों की जो एवोल्यूशन है वो अलग अलग हो रही है। तो अगर आप रियलाइज करेंगे कि मेल और फीमेल बिहेवियर में बहुत सारी समानता आती जा रही है आजकल, राइट, सिमिलैरिटी बढ़ती जा रही है, डिसिमिलैरिटी कम होती जा रही है, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल कंडीशनिंग ऑफ दैट बिहेवियर एंड रोल प्ले हैज बिकम सिमिलर। आप अपने ऑफिस में जो काम कर रहे हो, आपकी कुलीग भी वही काम कर रही है, राइट, तो 70-80% काम आप एक जैसा ही करोगे, क्योंकि योर ऑफिस एनवायरनमेंट कंडीशंस यू डू वर्क इन अ सर्टेन वे। ओके। सो हम अपने पॉडकास्ट के अंत की तरफ आ रहे हैं और एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्या, सेकंड लास्ट है। हाउ टू बी हैप्पी, खुश कैसे रहें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एक मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर मैं पूछूं तो हम क्या ऐसे प्रैक्टिसेस कर सकते हैं? सबको स्पिरिचुअली पता है क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है, बट अगर एक डॉक्टर से मैं पूछूं हाउ टू बी हैप्पी, तो उनका जवाब क्या होगा? देखिए, जो आपने सवाल पूछा ना वो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द होल स्टोरी, सब कहानी के बाद इम्पोर्टेंट बात है कि हम खुश कैसे रहें, राइट। सारी पढ़ाई, सारी कमाई, सारी हेल्थ के एंड में, रिलेशनशिप के एंड में जो एंड रिजल्ट है वो खुशी है, राइट, है ना। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, उसने कहा व्हाट इज इनएविटेबल, उसने बोला हैप्पीनेस इज इनएविटेबल। खुश हम कैसे रह सकते हैं? इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जितनी हमारे लाइफ में हमारे अंदर हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सिनर्जी होगी, उतने खुश हम रह पाएंगे। ओके। जितनी डिससिनर्जी होगी हम खुश नहीं रह पाएंगे। सिनर्जी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने एक हैप्पी मैन शर्ट की स्टोरी सुनी होगी। एक बार एक राजा ने बोला कि एक हैप्पी मैन की शर्ट लेकर आओ। अच्छा। तो उसके सब लोग गए, घूम कर आए, तो उनको मिली नहीं शर्ट। उनको एक आदमी मिला जो अल्टीमेटली हैप्पी था, जंगल में पेड़ के नीचे, उसके पास शर्ट ही नहीं थी। ओके। ठीक है, अब सवाल ये है कि मेरे पास 20 शर्ट होने से भी मैं अनहैप्पी हो सकता हूँ, और एक आदमी बिना शर्ट के भी हैप्पी हो सकता है। राइट। मेरी अपनी एनवायरनमेंट से सिनर्जी कितनी है, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है लाइफ से, मैं उसमें कहाँ पर हूँ, मेरा कंपटीशन क्या है लाइफ से, मैं अपने आप को एनवायरनमेंट में या इकोसिस्टम में किस लेवल पे पाता हूँ, मैं कहाँ पाना चाहता हूँ। तो उस सब चीज़ों की वजह से हमारा जो इंटरनल वैल्यू है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी चाहतों को या मेरे इंटरनल डिज़ायर्स को, जो कि जिसको हम झूठ नहीं बोल सकते। अगर मेरा डिज़ायर है कि मैं अभी उठ के चला जाऊं, तो मैं ना भी जाऊं तो पर मेरा डिज़ायर तो अंदर है ही ना सर, राइट। तो वो मेरी एनवायरनमेंट से कितने सिंक्रोनाइज्ड हैं, मेरी एनवायरनमेंट कितना उनको फुलफिल कर पा रही है, और कितना मैं अपनी एनवायरनमेंट के हिसाब से उसे कंडीशन कर पा रहा हूँ। बिल्कुल, है ना। मेरे अंदर 100 डिज़ायर आ सकते हैं, पर मैं 10 डिज़ायर जो फाइनाइट हैं, जो पूरे हो सकते हैं, अगर मैं उनको अपने पास रखता हूँ और मेरी एनवायरनमेंट उनको फुलफिल कर रही है, राइट, तो मैं लार्जली हैप्पी रहूँगा। चाहे मेरा घर 100 कमरे का हो, चाहे मेरा घर 2 कमरे का हो, इट ऑल डिपेंड्स व्हाट आई एम लुकिंग एट, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है।
जितनी हमारी लाइफ में सिनर्जी रहेगी हमारी एनवायरनमेंट और हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट में, उतने हम खुश रहेंगे। ओके, सो एक लास्ट सवाल जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, ये हमारा लास्ट सेगमेंट है। देखो मैं आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, आप फिटनेस की बात करते हो, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप कैसे देखते हो, हाउ विल लाइफ शेप अप? राइट, सो आने वाले समय में जैसे अभी हर चीज़ का एक एरा होता है। अभी तक हम बातें करते थे ज़्यादा फिजिकल फिटनेस की, आप देखो बहुत सारे चैनल थे जो फिजिकल फिटनेस पे बनाते थे, बट आफ्टर कोविड सबको समझ में आया कि मेंटल हेल्थ की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इवन आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है मेंटल फिटनेस से। अगर आप मेंटल फिट नहीं हो तो फिजिकल फिटनेस बहुत मुश्किल है। एंड आई थिंक धीरे धीरे थ्रू पॉडकास्ट ये चीज़ें हम समझ रहे हैं कि हम किस तरह से अपने मेंटल हेल्थ पे काम कर सकते हैं, किस तरह से इस पे और ज़्यादा काम करके इसे और बेटर कर सकते हैं। पहले के टाइम में डॉक्टर के पास जाता था, मेंटल न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गया तो लोग कहते थे पागल है, मतलब क्यों जा रहा है, उसे कुछ प्रॉब्लम होगी। बट अब देखने को मिलता है कि लोग नॉर्मल थेरेपी के लिए भी जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी आप देखोगे कि लोग पहले स्पा वगैरह पे बहुत पैसे खर्च करते थे, अब लोगों को समझ में आया कि यार स्पा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ पे एक छोटी सी काउंसलिंग ले लें और समझें कि हमारी मेंटल स्टेट क्या है, जिससे हम अपने रिलेशनशिप में बेटर कर सकें, अपने करियर में बेटर कर सकें और अपनी लाइफ में ओवरऑल अपने खुद के लिए। आप सेल्फिश होकर भी देखोगे तो खुद के लिए भी आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक इन फ्यूचर ये चीज़ बढ़ेगी, लोग मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो आई थिंक इन फ्यूचर मुझे ब्राइट दिख रहा है, मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस लोगों में बढ़ रही है और अच्छा रिस्पॉन्स रहता है लोगों का। थैंक यू। या सो यही था आज का पॉडकास्ट, कैसा लगा ज़रूर बताना। बहुत सारे सवाल थे बट आई थिंक लेंथ थोड़ी बढ़ रही थी, तो हम ट्राई करते हैं थोड़ा छोटा रहे, क्योंकि काफ़ी हेवी टॉपिक है और इतना आप एब्जॉर्व कर लो अभी उतना सफिशिएंट है। साथ में यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई हैं, इसमें से एक टेक अवे आपका जो भी हो, जो भी आप अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हो, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि क्या है जो आप अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में। सर का अपना भी खुद का चैनल है, मैं सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।